और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिला ना मिले, अस्पताल में इलाज के लिए बेड ना मिले, कहीं सफर करने के लिए बस और ट्रेन में सीट ना मिले, नौकरी ना मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले और आपके हक पर ऐसे लोग डाका डालकर बैठ जाएं जो घुसपैठ करके दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं। वो घुसपैठिए हैं जिनका इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवा कर आपके हक को लूटने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से डिफेंड करते रहेंगे? क्योंकि इस देश में होता है, आज भारत में 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है, लगभग 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है और मरने के बाद भी हमारे देश में शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भीड़ लगी रहती है। 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। और इसीलिए सोचिए, जब संसाधन इतने सीमित हैं, नौकरियां इतनी सीमित है, आज भी जब एक नया स्कूल, एक नया अस्पताल बनने में सालों लग जाते हैं, तब घुसपैठी अगर हमारे देश के इन सीमित संसाधनों की भी चोरी करने लगे तो क्या बचेगा? आप कहां जाएंगे? आपके बच्चे कहां जाएंगे? भारत महाशक्ति कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे संसाधन भारतीयों का तो ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे देश के लोग आकर इन संसाधनों को एकदम अपना लें और घुल मिल जाएं और पता ही ना चले तो फिर कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब यह मुद्दा उस बिहार में पहुंच गया है जहां संसाधनों को पहले से ही सूखा वहां पर एक तरह से पड़ा हुआ है, जहां अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के गया जी में यह कहा कि घुसपैठियों ने बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है और अब ये स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। तो ये प्रधानमंत्री को आप घुसपैठियों के मुद्दे पर सुन रहे थे, लेकिन अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा कर रहे थे तो कौन से सीमांचल जिलों की वो बात कर रहे हैं। ये है वो हिस्सा, देखिए। अगर आप देखेंगे तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बात अगर करिए, इन तमाम ऐसी जगहों पर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन सीमांचल के ये 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहां पर मतलब आप सोचिए कि किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, 41% हैं अररिया में, और इसी के साथ साथ पूर्णिया में 37%, 43% कटिहार में। और किशनगंज आप देखिए तो लालू परिवार की पारंपरिक सीट है। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी आप देखिएगा, लेकिन औसतन अगर पूरे बिहार की भी आप आबादी देखेंगे लगभग 17% यहां पर मुस्लिम मतदाता है।
मुस्लिम हैं, लेकिन इन जगहों पर अगर आप देखिएगा तो औसतन जो 17% है उससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा इलाका जो गहरे हरे में आप देख रहे हैं, यहाँ प्रमुख रूप से इन चारों ही जिलों में जो औसतन 18% है, उसमें से कहीं ज्यादा है यहाँ पर मुस्लिम आबादी, जो किशनगंज में 68% हो जाती है। सीमांचल के ये चारों जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं और अब देखिए कि पूरा मामला दरअसल है क्या। यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहां से, और इसी वजह से माना जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन होकर इन जगहों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यहां की आबादी चेंज हो चुकी है। यहां पर किशनगंज से बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अब बांग्लादेश और बिहार के सीमांचल के बीच पश्चिम बंगाल के ये 3 जिले हम आपको दिखाने वाले हैं। अगला मैप दिखाएंगे हम आपको, जिसमें आपको ये समझ में आएगा, बीच में पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश और इसके बीच में, और बांग्लादेश और बिहार के सीमांचल के बीच पश्चिम बंगाल के 3 जिले पड़ते हैं, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। इन जगहों पर भी देखिएगा घनी मुस्लिम आबादी है। जिस तरह सीमांचल के इन 4 जिलों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के जिलों में भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा? उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा। आपने सुना होगा, यहां पर कई बार आपने घटनाएं भी ऐसी देखे हैं जिसमें हिंसा भड़क जाती है। अब इन 4 जिलों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के इन जिलों में भी, ये देखिए ये बिहार का मैप है, हम पश्चिम बंगाल के मैप का इंतजार कर रहे हैं। जिलों में भी अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। उत्तर दिनाजपुर में कितना, आप गेस कीजिए? 50%, 50% है उत्तर दिनाजपुर में। दक्षिण दिनाजपुर यहां पर 25% ही है, लेकिन मालदा में फिर 51%, यानी हिंदू अल्पसंख्यक है, 51% मुस्लिम है। अब इसकी वजह भी तो समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब बीएसएफ के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अवैध बांग्लादेशी देश से अभी तक भगाए गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बीएसएफ के आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के इन्हीं कुछ जिलों में होती है, और आरोप है कि ये घुसपैठिए पहले पश्चिम बंगाल के जिलों में आते हैं, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर है और मालदा है, और इसीलिए इन जगहों पर भी 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में। अब ये देखिए कितने अवैध बांग्लादेशी देश से अब तक भगाए गए हैं। ये लोकसभा का, राज्यसभा का आंकड़ा है, वही का सोर्स है हमारा। 2009 से 2017 तक सबसे ज्यादा 6,761 लोग 2011 में, फिर 12 में 6,537, और उसके बाद से 2013 में 5,234, उसके बाद 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51। अब आप इस नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा अगर बीजेपी सरकार उठा रही है तो नंबर्स ये बता रहे हैं कि 2014 के बाद जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बाहर डिपोर्ट करने का, वापस भेजे जाने का आंकड़ा घट गया है। अगर आप जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे तो साल 1991 से 2011 के बीच कटिहार में 3% मुसलमान बढ़े और इतने ही 3% हिंदू कम हो। ये देखिए आपके सामने नंबर्स है। सीमांचल में बढ़ी अगर, तो सबसे पहले हम आपको कटिहार का नंबर दिखा रहे हैं। अब यहां पर 43% मुस्लिम हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं, 10 साल के अंदर हुआ है। 1991 से 2011 का जो सेंसस, लास्ट सेंसस का डेटा है, उसमें आप नंबर देखिए, जो 60 और 40% के करीब था, वो अब 57, 3% ये गिरे हैं और 3% मुस्लिम यहां पर बढ़े हैं। पूर्णिया में 3% मुसलमान बढ़े और इतने ही प्रतिशत हिंदू कम हुए। 65 था पहले, अब 62 हो गया, 34.5 से 37 हो गया मुस्लिम जो वहां पर आबादी है। ये हम आपको दरअसल आबादी बता रहे हैं। और अब पूर्णिया के बाद आपको किशनगंज दिखाते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 68%। आप सोचिए कि यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 34 से हिंदू 2% नीचे गिरे हैं, और वो लगभग 67 से 68, लगभग 1-1.5% की बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। ये पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके का जो हमारे देश के मुस्लिम थे वो तो है ही, लेकिन ये जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर ये चर्चा है कि क्या ये जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा के जरिए लोग आ रहे हैं, वो बिहार के इसी कोने में, ये जो 4 जिले हैं सिर्फ यहीं पर आ रहे हैं।
क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है। अगर आप देखें तो अगर पूरे बिहार में, हम आपको अररिया का भी जल्दी से दिखा देते हैं, यहाँ पर 41% मुस्लिम हो गए हैं, यहाँ पर 0.5% बढ़ा है और हिंदू उतने ही हैं 1991 से लेकर 2011 तक। अगर ये पूरे बिहार में देखें तो 1951 में बिहार में 85.2% हिंदू थे और अगर आप देखेंगे 2000 जो ओवरऑल हम आपको आबादी दिखा रहे हैं तो मुस्लिम आबादी में 1951 से 2011 आते आते कितना इजाफा हुआ है, नंबर आपके सामने है। जहां पर हिंदू आबादी घटी है लगभग आप समझ लीजिए कि 2% के आसपास, 2-2.5% के आसपास गिरी है। तो वहीं पर यहां पर अगर आप देखिए तो आबादी में इजाफा हुआ है और अच्छा खासा 16.9, अगर आप इसको 17% मानते हैं तो लगभग 6% के आसपास इजाफा हुआ है, या 5.5% के आसपास इजाफा हुआ है बिहार में मुस्लिम आबादी में। अब देखिए, अगर यह आरोप सही है कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हम आपको जल्दी से एक बार दिखा देना चाहते हैं। दरअसल ये जो पूरा इल्जाम लग रहा है इसमें हम आपको पूरा रास्ता दिखाना चाहते थे कि ये देखिए, ये है बांग्लादेश और यही वाला इलाका है सीमांचल का। यहीं पर आप देखेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर की ये दूरी है जो बीच में आप ऊपर में देख रहे हैं। जूम इन करके दिखाइए, जरा जूम इन कीजिए, बिल्कुल ऊपर जाइए जहां 25-30 किलोमीटर लिखा हुआ। ये वो इलाका है जहां पर उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर मालदा, ऐसे माना जा रहा है कि यहां पर जो ये दूरी बहुत कम है और इसीलिए इसी एरिया में सिर्फ ये घनत्व बढ़ा है। ये जो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सीमांचल के इन्हीं जिलों में ये मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी और इतनी ज्यादा है कि किशनगंज में 68% अगर हो गई है तो पश्चिम बंगाल बीच में है बांग्लादेश के, और इसीलिए ये माना जा रहा है। आप देखिए ये वाला जब आप देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये इसमें आपको तमाम जगह दिख रहे हैं। आसपास के जितने इलाके हैं, उत्तर दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, दक्षिण में तो फिर भी 25% ही है, उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा है जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बिहार से लगे हुए हैं। और वैसे ही अगर आप देखिएगा तो मालदा में देखिए 51% मुस्लिम है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरह से वहां की डेमोग्राफी ही बदल गई है। बिहार में पहले से ही संसाधन बहुत सीमित है, नौकरियां कम है, सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2019 में बिहार विधान परिषद ने पियोन के पद पर 96 नौकरियां निकाली थी। आवेदन पता कितने आए? 1,12,000। पियोन की एक नौकरी पर 1,167 उम्मीदवार लाइन लगाकर खड़े। इसी तरह इसी साल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 19,838 नौकरियां निकाली गई, जिसमें आवेदन आए 17,87,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और हर नौकरी पर 90 लोग लाइन में खड़े थे। और ये सूची बहुत लंबी है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारत के पास इतने संसाधन और नौकरियां नहीं है कि हम घुसपैठियों को बर्दाश्त कर पाए, और इसीलिए इन संसाधनों की चोरी को हमें रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से की पूरी डेमोग्राफी को कैसे बदलने दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम घुसपैठियों को हटा नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहां यह सवाल भी उठेगा कि साल 2005 से अब तक जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें, 19 साल सीएम कौन? नीतीश बाबू 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी के समर्थन से बन जाते हैं, कभी आरजेडी के समर्थन से बन जाते हैं, अभी बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हुए हैं। कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए बिहार में कैसे बढ़ गए और वो क्या कर रहे थे। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां एक पूरा सिस्टम सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम करता है और इस सिस्टम में मौजूद लोग चंद रुपयों के लिए अपने देश से गद्दारी करते हैं। ये लोग कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी जो पहचान पत्र हैं वो तक बनवा देते हैं और आपके हिस्से के सारे लाभ इन घुसपैठियों को मिलने लगते हैं। ये आपको टीवी स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, उन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप क्या है? आरोप है कि ये घुसपैठियों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कई बार पासपोर्ट तक बनवाने में इनकी मदद कर देते हैं। आप सोचिए, ये पूरा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। इस बिजनेस मॉडल के तहत सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान होती है जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करके आए हैं। फिर इन्हें यह बताया जाता है कि कौन सा पहचान पत्र बनवाने से आपको कितने पैसे मिलेंगे सरकारी योजनाओं से और कौन सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे।
एक पूरा बिजनेस है साहब। यूपी एटीएस को इन अपराधियों के पास से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फिंगर स्कैनर्स बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल असली आधार कार्ड बनाने में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे आरोपी सिर्फ एक धर्म से हैं। इन सारे आरोपियों के नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों से भारत का नागरिक बना रहे थे। घुसपैठिए कैसे आपके संसाधनों को आपसे चुरा लेते हैं, उसके भी कुछ आंकड़े आज हमने निकाले हैं जो दिखाएंगे। 9 साल पहले, साल था 2016, और पीयूष गोयल ने बताया था कि फर्जी आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से 3.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शन हासिल किया है। 3.5 करोड़ लोगों ने फर्जी पहचान पत्र पर, जबकि 1 करोड़ 60 लाख लोगों का राशन कार्ड ही फर्जी निकला। केरल की सरकार ने बताया कि उसने 2014 से 21 के बीच 1,63,000 फर्जी आधार कार्ड को डेटाबेस से हटाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि उसने सही आधार कार्ड की जांच करके सरकार के 8,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। इनमें बहुत सारा पैसा ऐसा था जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पहचान पत्र वाले लोगों को जा रहा था। हमारे देश में एक तरफ ये कहा जाता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ इसी देश में सबसे ज्यादा फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज बनवाए जाते हैं। ये घोटालेबाजी भी इस स्तर पर होती है कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, और ये सारे दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए। हालांकि अगर आप सरकार के नियम कानूनों को देखेंगे तो उनमें कहीं भी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज अनिवार्य नहीं किया है। और इसका फायदा कौन उठाता है? इसी का फायदा घुसपैठिए उठाते हैं। हमारे नागरिकता का असल प्रमाण पत्र क्या है, इसे आप असम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। असम की सरकार ने ऐलान किया कि अब से उनके राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, और इस फैसले के पीछे घुसपैठियों को बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध विदेशी ना तो असम में आकर आधार कार्ड बनवा सकेगा और ना ही इससे खुद को भारतीय नागरिक वो साबित कर सकेगा। अब देखिए क्या होता है। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है, और अब नए आधार कार्ड सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर बहुत विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। और इसमें गलत क्या? आप ये भी कह सकते हैं कि असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष की चिंता क्या है? वो ये कहते हैं कि कहीं इसकी आड़ में असम के मुसलमानों को घुसपैठिया ना बताया जाए, क्योंकि असम में मुसलमानों की अच्छी खासी 35% आबादी रहती है, 35%। 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিকে অসমত আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। যিসকলে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড লোৱা নাই, ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে আবেদন কৰক। আমি এমাহৰ কাৰণে উইন্ডো এটা খোলা ৰাখিম। দ্বিতীয়তে এছটি, এছচি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এই উইন্ডোটো এবছৰৰ কাৰণে খোলা থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছতো সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ কেছত কোনোবা মানুহে আবেদন কৰে, এছডিচি বা চাৰ্কুল অফিচাৰে দিব নোৱাৰিব, অকল বিচিয়ে দিব পাৰিব। हमारे देश में जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो कुछ नेता इसे सांप्रदायिक मुद्दा बना देते हैं और कुछ इसे मानव अधिकारों से जोड़ देते हैं। ये कहा जाता है कि इनके मानवाधिकारों का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश हैं वो खुद को मानव अधिकारों का चैंपियन बताते हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका को देखिए, जिसने इसी हफ्ते युगांडा के साथ एक नई डील साइन की है। क्या करते हैं इसके तहत ऐसे घुसपैठियों को अमेरिका युगांडा में डिपोर्ट कर देगा। वो युगांडा के नागरिक नहीं है, लेकिन युगांडा में डिपोर्ट कर देगा जिनकी या तो मूल नागरिकता स्पष्ट नहीं है कि वो किस देश के हैं, या जिन्हें उनके देशों ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन सबको अमेरिका डंप करेगा युगांडा में। अमेरिका का कहना क्या है? वो कहता है कि ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अगर इन घुसपैठियों को इनके देश वापस नहीं लेंगे तो वो इन्हें युगांडा भेज देगा।
ये सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर युगांडा किस खुशी में इतने इन देशों को अपने यहां शरण दे रहा है। इनके भाई जो डिपोर्ट होने वाले नागरिक हैं वो सब युगांडा में क्यों डंप किए जा रहे हैं, क्यों शरण दे रहा है वो? तो इसकी वजह क्या है? इसके बदले में अमेरिका से एक अच्छा खासा आर्थिक पैकेज मिल सकता है। पश्चिमी देशों में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अक्सर इस तरह के समझौते किए जाते हैं जिसमें गरीब अफ्रीकी देशों को पैसा देकर एक तरह से खरीद लिया जाता है कि भाई ये ना तो इनका देश इनको स्वीकार कर रहा है, ना ही कुछ लोगों का पता चल रहा है कि कौन सी मूल नागरिकता किस देश की है। इनको तुम अपने देश में ले लो, हम तुमको एक आर्थिक पैकेज दे दें। 2022-23 में ब्रिटेन ने रवांडा, यूएस अगर युगांडा भेजता है तो 22-23 में ब्रिटेन ने रवांडा के साथ एक डील साइन की थी जिसके तहत रवांडा को ब्रिटेन के अवैध शरणार्थियों को अपने यहां जगह देनी थी और बदले में रवांडा को 5 साल के लिए ब्रिटेन से 4,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मिलना था। और इतना बड़ा 4 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज क्यों देते? क्योंकि जो संसाधन उनके देश के हैं वो घुसपैठिए ना उसका फायदा उठा ले, क्योंकि वो संसाधन उनके देश के नागरिकों के लिए होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, मोटी बात है जो सबको समझनी चाहिए हमारे देश में भी। देखिए उस समय ब्रिटेन में इस बात पर काफी हंगामा भी हुआ कि क्या इस तरह से गरीब देशों को पैसे देकर वहां अवैध शरणार्थियों को भेजना सही हो सकता है, और इस पर ब्रिटेन की अदालतों ने रोक लगा दी थी। लेकिन बाकी पश्चिमी देशों ने अपने यहाँ के घुसपैठियों के लिए गरीब अफ्रीकी देशों से ऐसे समझौते करना जारी रखा और इनमें अब नया नाम अमेरिका का आ गया है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अपने देश में एक भी अवैध शरणार्थी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका के संसाधनों पर सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का अधिकार होगा। लेकिन यही बात जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तो इस पर राजनीति होने लगती है। मानते हैं कि भारत में घुसपैठियों का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन यह भी सच है कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2016 में बताया था कि भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। 2 करोड़ लोग हमारे संसाधनों पर इस वक्त किसी ना किसी तरीके से या तो वो राशन ले रहे हैं या वोट डाल रहे हैं। यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी के लगभग बराबर है, यानी एक ऑस्ट्रेलिया भारत के अंदर अवैध घुसपैठियों का इस वक्त मौजूद है। जितने अवैध घुसपैठी इस देश में है, अगर उस आंकड़े पर भी जाएं तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है और भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए 2 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल यही है कि भारत में यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा या हम भी इस पर अमेरिका की तरफ कोई सख्त कदम उठा सकते हैं।